हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हम लोग फिजिक्स जो कि क्लास 11th की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। लगभग 6 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। लास्ट हमारा जो चैप्टर था वो था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसका पहला टॉपिक था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7, जो कि है मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन अ प्लेन को बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस को बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। क्या होता है आगे चल के जानेंगे बच्चों। यहाँ से जो हम मोशन पढ़ने वाले हैं उसके लिए वेक्टर्स जो टॉपिक है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इसीलिए बच्चों वेक्टर्स के 8-9 लेक्चर की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। नहीं देखा है तो जाके देख लेना। मैं यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा, लेकिन डिटेल में आपको जाननी है तो वहाँ जाके देख लो वो चैप्टर, तो ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। और बच्चों एक चीज़ और है कि ये जितनी भी प्लेलिस्ट आ रही हैं आप देख रहे होगे, उसमें लाइन से वीडियो पड़े हुए हैं फ्रॉम लेक्चर 1 टू लास्ट वाला लेक्चर। जब आप देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। विथ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो बचा हो। आप किसी भी किताब को उठा के देख लेना, NCERTs हो, रेसनिक हेलिडे हो, HC वर्मा सर की बुक हो, या कोई भी आप किसी स्टेट पब्लिशर की बुक हो, आप उसको उठा के देख लेना। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बताया नहीं गया है, क्योंकि अगर ऐसा ही करना होता तो वन शॉट वीडियो देखो आप यूट्यूब पर बहुत से चैनल पड़े हुए हैं। वन शॉट वीडियो में मैं भी समझा सकता हूँ, 1-1.5 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वही होगा, आप जाकर 1.5-2 लाख रुपए फीस देके पढ़ोगे जिसमें सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ऐसा ना हो इसलिए सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, जाके देख लेना। बहुत बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, नया चैप्टर। ये क्लास 11th की फिजिक्स चल रही है, क्लास 12th की फिजिक्स भी जल्दी आने वाला है। उसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर उसका भी पढ़ेंगे, वो सब बात की बातें हैं। अभी देखते हैं पहले कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स कवर्ड कौन कौन से, इंट्रोडक्शन। पहले तो यही जानो कि पढ़ क्या रहे हैं। फिर क्या है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसका एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक नंबर 7 है शैडो कॉन्सेप्ट, जो कि इसी का एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का। फिर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ लिफ्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, और फिर पढ़ेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। अब देखो बच्चों, ये जो कंटेंट है इनको आपको लिखना हो लिख लो, हालांकि ज़रूरत नहीं है, लाइन वाइज हम पढ़ते ही जाएंगे। इतने टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसको देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो कि है क्या ये भैया, ये मोशन इन अ प्लेन ये किस चिड़िया का नाम है। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि मोशन इन अ प्लेन क्या है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आप सबको समझ में आ गया था कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भैया यही है कि अगर मैं सीधी लाइन में चल रहा हूँ, मैं सीधी लाइन में कहीं जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ या ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, बस स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यानी कि उसमें कितनी एक्सिस इन्वॉल्व हो रही थी, उसमें सिर्फ 1 एक्सिस मोशन था, 1 एक्सिस मोशन। यानी कि अगर आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तो आप कहते थे एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस। जब ओरिजिन से राइट जाते थे तो प्लस और ओरिजिन से लेफ्ट जाते थे तो माइनस। उसी तरह अगर ऊपर नीचे मोशन हो रहा होता था तो हम कहते थे वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ओरिजिन से ऊपर प्लस वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे माइनस वाई एक्सिस। अब बच्चों मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं। तो मोशन इन अ प्लेन का मतलब हो गया, जैसा कि नाम ही बता रहा है, सबसे पहले हम मोशन इन अ प्लेन ही पढ़ेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन बाद में पढ़ेंगे। मोशन इन अ प्लेन का मतलब है कि यहाँ पर 2 एक्सिस इन्वॉल्व होंगी, 2 एक्सिस इन्वॉल्व होंगी। क्यों 2 एक्सिस इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि मोशन एक प्लेन में हो रहा है। प्लेन का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पर जैसे कि अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये बोर्ड ही देख लो, इस बोर्ड को देखो, ये बोर्ड किन 2 एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, या तो एक्स या वाई, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये बोर्ड का प्लेन बन जाएगा। देखो ये वाली लाइन दिख रही है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें मान लो एक इस बोर्ड पर एक चींटी चल रही है, एक चींटी चल रही है, तो वो तो कहीं भी जा सकती है, वो इधर आगे जा सकती है, इधर जा सकती है, यहाँ जा सकती है, वहाँ जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जब वो जा रही होगी, जैसे मान लो ये चींटी यहाँ तक आ रही है, ऐसे चलते चलते यहाँ पर आ रही है, तो वो कैसे जा सकती है, यहाँ पर इस पाथ को फॉलो करके वहाँ चली जाएगी। लेकिन देखो अब चींटी स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है, स्ट्रेट लाइन में अगर चल भी रही होती वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे करके सीधे एकदम चली गई। लेकिन फिर भी देखो,
अगर वो सीधे भी जा रही है तब भी इसके दो कंपोनेंट हैं, इसके आगे बढ़ने के दो कंपोनेंट, एक तो ये इधर भी जा रही है प्लस ये ऊपर भी जा रही है, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रही है और वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रही है। इसका जो मोशन है वो कंबाइंड दो एक्सेस का मोशन है, एक्स में और वाई में। इसीलिए बच्चों इसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई एक्सेस इन्वॉल्व है, दो एक्सेस इन्वॉल्व। या इसको मोशन इन अ प्लेन कहते हैं, क्योंकि ये एक प्लेनर मोशन होता है, यहाँ पर थर्ड डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। अब मान लो ये चींटी ऐसे जा रही होती है और जाते जाते ऊपर जाकर आपकी तरफ उड़ के आती, कहते हो सर उड़ रही है चींटी, मान लो उड़ रही है, इस पर जा रही है, उड़ के ऐसे आ रही है, तो देखो यहाँ थ्री एक्सिस इन्वॉल्व हो गए। एक तो एक्स वाई में चल रहा था, वो जेड एक्सिस में भी जाने लग रहा है, आपकी तरफ भी आ रही है, तो ये हो गया मोशन इन अ स्पेस। जैसे मेरा ये हाथ ही घूम रहा है, आपकी तरफ आ रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, ये मोशन इन अ स्पेस है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इतनी कहानी समझ गए, ये तो बहुत सिंपल है। अब ये यहाँ पर जो इंग्लिश लिखी है इसको देख लेते हैं। इन केस ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, या जिसको हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन कह रहे थे, in order to show the direction of vector quantities like position, velocity and acceleration। अब यहाँ पर देखो बच्चों बात आ गई वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये सब हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं वेक्टर वाले चैप्टर में। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो जाके बच्चों, वरना इस चैप्टर में दिक्कत हो जाएगी। अभी नहीं होगी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, जब खुद पढ़ोगे तब दिक्कत होगी, ठीक है। क्या बता रहा था, फिर भटक गया मैं। क्वांटिटीज लाइक पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वी वर यूजिंग द पॉजिटिव एंड निगेटिव साइंस, बट हेयर वी हैव टू यूज वेक्टर्स टू कवर द डायरेक्शनल एस्पेक्ट। इसका बच्चों कहने का मतलब यही है कि जब हम लोग याद करो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव साइन चाहिए। अगर ओरिजिन से राइट जा रहे थे तो हम कहते थे पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट जा रहे थे तो कहते थे निगेटिव। लेकिन अब यहाँ अगर ओरिजिन ये है तो आप कहीं भी हो सकते हो, यहाँ हो सकते हो, यहाँ हो सकते हो, यहाँ हो सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप स्ट्रेट लाइन में जाओ, ऐसे ऊपर जा सकते हो, इधर कहीं जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो। तो अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी कहा था, जहाँ पर एक से ज़्यादा डायरेक्शंस आ जाए वहाँ पर वेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। वेक्टर्स वाले चैप्टर में बताया था, तो इस चैप्टर में हम वेक्टर को यूज़ करेंगे टू शो द डायरेक्शन, टू कवर द डायरेक्शनल एस्पेक्ट। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, चाहे वो पोजीशन हो, पार्टिकल की वेलोसिटी हो, उसका एक्सेलरेशन हो, ये सब हमको जानने के लिए वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ सेकंड वाला पॉइंट, मोशन इन अ प्लेन इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ क्वांटिटीज इन टू डायरेक्शन, लेट्स से एक्स एंड वाई एक्सिस। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भैया जो मोशन इन अ प्लेन होता है उसमें दो डायरेक्शन इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत सी किताबों में भी लिखा हो कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक्स वाई ही डायरेक्शन हो। मान लो वो बॉल है, ग्राउंड पे बॉल है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, बॉल इधर उधर जा रही है, बॉल है वो इधर उधर, तो ये कौन सी, मान लो अगर ये ओरिजिन है, ये वाली जेड डायरेक्शन है, जेड ये डायरेक्शन का मतलब ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, आपकी तरफ आ रही, तो ये जो एक्स जेड वाला प्लेन है, एक्स ये वाली एक्स लाइन और ये वाली जेड लाइन, इस प्लेन में भी मोशन हो रहा है, तब भी तो मोशन इन अ प्लेन है, क्योंकि डायरेक्शन अभी भी दो ही इन्वॉल्व है, एक ये एक्स और एक ये जेड। अगर मैं कह दूं ये सामने वाला प्लेन, ये वाला प्लेन जो कि वाई और जेड से मिलके बना हुआ है, वाई एक्सिस और जेड, तब भी तो मोशन इन अ प्लेन है। बस एट अ टाइम दो ही डायमेंशंस इन्वॉल्व होनी चाहिए, दो ही डायरेक्शन, ठीक है। इसको देख लो एक बार, समझ गए होगे यार, इसमें इतना कुछ कठिन नहीं है, समझ तो सब जाते हो, काबिल तो हो तुम लोग। देखो फिर क्या है टॉपिक हमारा नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये नाम ही बता रहा है, इसको हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर, वेक्टर का तो यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें इस प्लेन में पोजीशन अगर पता करनी है तो उसको किसी एक रेफरेंस से पता करेंगे। अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ओरिजिन जो है हम उसको रेफरेंस मान लेंगे, उसकी पोजीशन यूज़ करने के लिए हम वेक्टर यूज़ करेंगे, जिसे हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल P कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आप जानते हो, ये ओरिजिन है, ठीक। एक ये पॉइंट P है, इस पर पार्टिकल ये पॉइंट P पर है, ठीक। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स डायरेक्शन में वो एक्स यूनिट चला और वाई में वाई यूनिट चला और यहाँ पर वो फाइनली है। अगर आपको यहाँ पूछना है तो कैसे पहुँचोगे, एक्स में एक्स यूनिट्स चले
और वाई डायरेक्शन में स्मॉल वाई यूनिट से लो, यहाँ पहुँच के यही तो बताता है ये कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है बच्चों, अगर मैं कह दूं कि इसकी पोजीशन ओरिजिन से बताओ, कैसे डायरेक्ट पोजीशन बताओ, डिस्टेंस बताओ, तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से इस पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। ये एरो जो दिखाएगा वो उसकी डायरेक्शन दिखाएगा, जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और ये जो वेक्टर आर के ऊपर देखो एक एरो लगा है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कितनी है, एक्स से थीटा एंगल है, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है। और इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसकी दूरी भी तो है भाई, ओरिजिन से कितनी दूर है ये भी तो पूछा जा सकता है। अब बच्चों यहां पर समझो, अभी इन बातों पे ध्यान नहीं दोगे, इन दो चीजों पे ध्यान मत दो। अगर मैं आपसे कहूं पॉइंट पी की पोजीशन बताओ वेक्टर आर से, वेक्टर आर मतलब ये जो लाइन खींची है एरो वाली, तो क्या आप इसको x प्लस वाई लिख सकते हो? कह दोगे सर x प्लस वाई कैसे लिखेंगे, x कॉमा वाई है, कोऑर्डिनेट है ये, तो इसके x प्लस वाई लिख दोगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, मान लो यहीं पर ये ट्राइंगल बनाते हैं, ये वाला ट्राइंगल, मान लो x में वो चलता है 4 मीटर्स, 4 मीटर x में है और y में उसका 3 मीटर है, तो x प्लस वाई का मतलब हो गया 4 प्लस 3, यानी ये 7 होना चाहिए। लेकिन होता तो है नहीं 7 क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि भैया डायरेक्शन इन्वॉल्व है। ये जो दूरी होगी पाइथागोरस थ्योरम से देखो कितनी होगी, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगी, 4 प्लस 3 नहीं होगी। ऐसा क्यों कह पा रहे हो, क्योंकि हमें पता है भैया कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इनमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, 3 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। बात समझ गए कि नहीं? तो यहां पर अब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, तो एक चीज याद आई होगी आपको कि वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। अब अगर मैं ये कह दूं 4 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो उसके लिए हमें वेक्टर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आई कैप याद आ रहा है, इस आई कैप को जोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो एक्स आई कैप का मतलब हो गया, एक्स तो एक नंबर हो गया, नंबर यानी कि अभी जैसे हमने डिस्कस करा 4, और आई कैप का मतलब हो गया 4 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। उसी तरह 3 जे का मतलब क्या होगा, 3 यानी जो अभी एग्जांपल लिया था, 3 का जे का मतलब होगा 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो जब आप वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हो तो दो नंबर्स को नहीं जोड़ोगे, उनके साथ डायरेक्शन को भी जोड़ोगे। तो एक्स आई कैप यानी कि एक्स की डायरेक्शन में एक्स यूनिट, स्मॉल एक्स यूनिट, और y की डायरेक्शन में स्मॉल y यूनिट्स। जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये कोई वैल्यू होगी, जैसे 2i + 3j। बात समझ गए? तो इसको बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर। वेक्टर क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन से भी जुड़ी हुई। बात समझ गए कि नहीं? अब बात आती है कि सर ये तो हमको पता चल गया पोजीशन वेक्टर क्या होता है। बच्चों इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर नोटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर नोटेशन, यूनिट वेक्टर नोटेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए आई और जे जैसे यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करा है। बात समझ गए? यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, मान लो आपने नहीं पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर या वेक्टर्स वाला चैप्टर, तो आपको ध्यान आ जाएगा। ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स along एक्स एंड वाई डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली मतलब आई है एक्स के डायरेक्शन में और जे है वाई की डायरेक्शन। इसको देख लो एक बार, इसमें एक चीज़ रह गई वो मैं बताता हूँ। कह दो कि सर ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप कोई मुझसे पूछ ले कि पी की दूरी बताओ ओरिजिन से कितनी है, पी कितनी दूर पे है, तो हमें ओ पी की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी? पहले ये देख लो एक बार, ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि आपने वेक्टर में पढ़ रखी है। देखो बच्चों ये चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि भाई पोजीशन तो हमको पता चल गई कि वेक्टर आर से हमने बता दी कि नहीं बता दी। ये है एक्स आई कैप, ये है वाई जे कैप, और ये एंगल है थीटा, ये है ओरिजिन, ये है पॉइंट पी, ये है एक्स, ये है वाई। अब बात आती है कि सर इसकी ओपी की वैल्यू क्या होगी। तो ओपी की वैल्यू का मतलब है कि हमें ओपी जो वेक्टर है, वेक्टर ओपी कौन सा वेक्टर है, वेक्टर आर। भाई वही तो बात है, वेक्टर ओपी का मतलब क्या हो गया, वेक्टर आर। चाहे इसको ओपी वेक्टर लिख लो या वेक्टर आर लिख लो। बात समझ गए? हमें आर का मैग्नीट्यूड जानना है, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे, हम एक दो ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचते थे। इसको हम स्मॉल आर से भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर से लिख सकते हैं कि नहीं। वेक्टर हटा दो तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड। आपको पता होगा कि
क्या पता होगा कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। तो r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये r क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, या इसको OP कह लो या r कह लो, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वेक्टर वाले चैप्टर से भी बच्चों आपको याद होगा कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हम लिखते थे तो उसमें क्या करते थे, जो आई कैप और आई जे और के कैप के साथ वाले कंपोनेंट होते थे हम उनके स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते थे, उनके स्क्वायर करते थे, जोड़ते थे और उसका अंडर रूट ले लेते। चाहे वो यहां से समझ लो कि आई के साथ क्या लिखा है एक्स तो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या लिखा है वाई तो इसका स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट ले लो। या तो आप इस मेथड से भी समझ सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होती है, तो आपको मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। और अब आपसे कोई पूछे कि भैया पॉइंट पी की डायरेक्शन क्या है, तो या तो अगर ऐसे लिख दोगे तब तो डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगी कि x में इतनी यूनिट y में इतनी यूनिट, तो यानी कि ये यहां पर पहुंच गए, डायरेक्शन पता चल गई। या आप क्या करो कि मैग्नीट्यूड दे दो प्लस डायरेक्शन अलग से दे दो। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी बच्चों, इस वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें जरा tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा क्या होगा y अपॉन एक्स। क्या देखो सर j और i क्यों नहीं जोड़ रहे बच्चों, फिर देखो ये tan थीटा एक रेशियो है, एक नंबर है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यहां पर हमको सिर्फ इन नंबर्स से मतलब है, यानी ये 3/4 जो एग्जाम्पल लिया था हमने, तो ये कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो आपको यहां से थीटा पता चल जाएगा और इस लाइन की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितनी दूरी पर ये पॉइंट P है। तो आपको डिस्टेंस यानी कि एक स्केलर पता है और इसकी डायरेक्शन भी पता है। तो जब आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल जाए तो यानी कि आपको पूरी वेक्टर क्वांटिटी पता चल गई। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को जहां पर मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखा हो इसको बोलते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन। एक तो यूनिट वेक्टर नोटेशन हो गया ये वाला, और एक होता है मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऑफ पोजीशन वेक्टर। बात समझ गया, ये दोनों चीजें समझ लो, या तो एक्स आई प्लस वाई जे लिख लो। इसीलिए बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज का यूज करना क्यों आसान है, इसका कारण है यहां पर देखो एक ही लाइन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भैया आई एक्स डायरेक्शन में एक्स यूनिट, वाई डायरेक्शन में वाई यूनिट, और हमको पता चल जाएगी, क्या पता चल जाएगी, डायरेक्शन भी पता चल जाएगी और इसका अंडर रूट का स्क्वायर रूट करके जोड़ दोगे, ये सब कहानी निकाल दोगे तो हमको मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम वेक्टर ना यूज करें तो पहले तो इसकी डिस्टेंस निकालो, फिर tan थीटा निकालो, तो इतना सब कहानी करनी पड़ेगी। इसलिए वेक्टर का यूज करना बहुत आसान होता है। बात समझ गए कि नहीं। तो आपको दो चीजें पता चली, क्या कि एक तो ये यूनिट वेक्टर नोटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर और एक ये मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। यहां पर ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया एंगल। ठीक है, इसको देख लो एक बार। कहोगे सर पोजीशन वेक्टर तो आपने बता दिया, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी बता देंगे। डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों ने पढ़ा भी था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था। या हम ये कहते थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते थे। इसको देख लिया, ये भी देख लो। अब बात आती है कि भैया ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको, देखो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में याद करो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम को हटा दो, पोजीशन चेंज होनी चाहिए। अब पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो ये पेन यहाँ पर था, ये किसी प्लेन में इधर चला गया तो पोजीशन चेंज हुई। पोजीशन नहीं चेंज होगी तो कह दोगे डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते थे, यहाँ पर कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों यहाँ समझते हैं, ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कि जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये हमारा पाथ है। पाथ है, मान लो कि कोई पार्टिकल है जो इससे ऐसे होके जा रहा है इस प्लेन पे, या वो चींटी का ही एग्जाम्पल ले लो, वो ऐसे होके जा रही है। ठीक है, वो एकदम मस्त बंड है, वो ऐसे होके जा रही है। ठीक,
इस प्लेन में चल रही। पार्टिकल अभी पॉइंट P1 पे था, पॉइंट P1 पे, और फिर वो थोड़ी देर बाद पॉइंट P2 पे आ गया, ऐसे ऐसे जाते 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 पॉइंट P2 पे आ गया। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करूं तो मैं मान लेता हूं पॉइंट P1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1। ये देखो लिखा है R1 ऊपर वेक्टर, ओरिजिन से किसी पॉइंट से ही तो आप रेफरेंस लोगे, और टाइम डेल्टा टी के बाद, किसी टाइम इंटरवल टी के बाद वो चलते चलते कहाँ पर पहुंच गई है, पॉइंट P2 पर पहुंच गई है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। ये दिख रहा है कि नहीं, R2। पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट थे x1, y1, और पॉइंट P2 को कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब आपसे ये कहा जाए कि भैया बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इन टाइम डेल्टा टी, या फ्रॉम P1 टू P2 डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यही तो P1 से P2 की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, एक तो ये लाइन जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन जो होगी वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि P1 से P2 जा रहे हो तो वो एरो, इस लाइन का जो डायरेक्शन होगा वही P1 P2 का डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। अब कहते हो सर वो तो ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों डेल्टा आर। डेल्टा आर यानी कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर फ्रॉम R1 टू R2। देखो पोजीशन ही तो चेंज हो रही, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको मोशन बोलते हैं। ये अभी मैं डिस्प्लेसमेंट इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि अगर आपने वो पढ़ा नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज होगी तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रही तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यहाँ पर P1 से P2 डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वो कितना हुआ, R1 पोजीशन से R2 पोजीशन पे चला गया, ये देखो, और वो है कितना, डेल्टा आर, यानी ये वाला वेक्टर P1 P2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा टी एक टाइम इंटरवल है, फ्रॉम P1 टू P2, P1 से P2 जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो बहुत सिंपल है बच्चों, याद करो, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, P1 P2 और इसके ऊपर वेक्टर, ये जो वेक्टर है P1 से P2 को ज्वाइन करता हुआ, यही है बच्चा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड तो ये लाइन बता देगी, और उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन ये देखो, जिस डायरेक्शन में लाइन जा रही है वही हमारा डायरेक्शन। कहोगे सर उसको पता कैसे करेंगे, अगर आई जे के फॉर्म में लिख दें हम डेल्टा आर को तब तो बहुत आसान है। तो ये जो P1 P2 वेक्टर है इसको हम बच्चों डेल्टा आर लिख सकते हैं, वेक्टर डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपको ध्यान होगा कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज चेंज इन पोजीशन निकालते हैं तो क्या करते थे, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या करते थे, x2 माइनस x1 डेल्टा x निकालते थे। यहां पर बच्चों x भी इन्वॉल्व है और y भी इन्वॉल्व है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट आता है कि आप खाली नंबर को तो घटा नहीं दोगे, डायरेक्शंस को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो डेल्टा आर जो होगा वो क्या होगा, फाइनल पोजीशन क्या है, OP2 वेक्टर OP2। अब कहोगे सर वेक्टर OP2, या तो इसको वेक्टर R2 लिख कह दो या वेक्टर OP2 कह दो, ये वाला फाइनल पोजीशन तो P2 है ना, माइनस वेक्टर OP1, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। वेक्टर OP2 क्या है, वेक्टर OP2 है आपका R2, और वेक्टर OP1 क्या है, ये है वेक्टर R1, है कि नहीं है, कह दोगे सर बिल्कुल है। अब एक चीज़ और ध्यान देते हैं, वेक्टर R1 क्या होगा, अभी मैंने पोजीशन वेक्टर जब बताया तो आपको बताया था इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो ये होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, बहुत आसान है। और उसी तरह वेक्टर R2 क्या होगा, देखो ये पॉइंट P2 जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, तो इसका हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू अगर हम इसमें रख दें, ये वाले इक्वेशन में, ये जो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो क्या मिलेगा बच्चों, इसको देखो एक बार, बहुत सिंपल है, क्या मिल जाएगा, डेल्टा आर
वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सिंपल है, i वाले एक साथ कर लो और j वाले एक साथ कर लो, तो ये i माइनस आई ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस ये y2 माइनस y1 j कैप। अब बच्चों एक चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। मज़ा कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ, मज़ा दिलाता हूँ मैं। देखो क्या है इसमें, एक चीज़ समझते हैं कि भैया हमने कहा कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता था तब तो हम x2 माइनस x1 कर देते थे या y2 माइनस y1 कर देते थे किसी एक डायरेक्शन में। यहाँ तो दोनों डायरेक्शन चेंज हो रही हैं, x में भी चेंज आ रहा है y में, क्योंकि ये चींटी ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँची, आगे भी बढ़ी ऊपर भी गई, गई कि नहीं गई। तो हम क्या x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 नहीं कर सकते? बिल्कुल करेंगे, लेकिन डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन कहाँ से आ गई, i और j से आ गई, और मैग्नीट्यूड कहाँ से आ गया, इन नंबर से आ गया। कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं? और इस वाले डायग्राम में एक चीज़ और देख लो, ये वाला पॉइंट, ये दूरी है x2 और ये है x1, यही तो है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है डेल्टा x, यानी डेल्टा x कितना हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरह ये है y1 और ये कितना है y2, तो डेल्टा y कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा y हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा x2 माइनस x1 हमने मान लिया है, और डेल्टा y क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। इन दोनों की बच्चों वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ये डेल्टा r जो बच्चों आपका आएगा वो आएगा डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। ये है आपका बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है, इतनी गणित आपको हर बार नहीं लगानी है। आपको बस क्या करना है कि x वाले कंपोनेंट का डिफरेंस लेके i कैप के साथ लगा देना, y वालों का डिफरेंस लेके j के साथ लगा देना। बात समझ गए? इससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते। और अगर आपसे कोई कह दे कि भैया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये तो और सिंपल है, क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है, तो क्या होगा डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर। यही तो, ये कितना सिंपल है, इसको देख लो एक बार, देख लिया। तो डेल्टा r जो वेक्टर है ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एक बच्चों एग्जाम्पल से देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि भैया एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ। ये पोजीशन वेक्टर है आपका, मान लीजिए 2i प्लस 3j, और एक पोजीशन वेक्टर है, मतलब कुछ टाइम के बाद वो हो जाता है 4i प्लस 6j। आपसे कह रहा है कि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि कितना r1 से r2 जाने में, इस पोजीशन से इस पोजीशन चेंज होने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डेल्टा r क्या होगा, r2 माइनस r1। और दो वेक्टर का डिफरेंस करने के लिए क्या करना है, बस आपको अभी मैंने बताया डेल्टा x निकाल लो, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप, इनका डिफरेंस निकाल लो। 4 माइनस 2 2i, i वाले एक साथ माइनस कर दो और j वाले एक साथ, तो 6 माइनस 3 प्लस का 3j। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दे रखा है। यही बच्चों मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, समझ गए होगे, कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं थी ये। वेलोसिटी, अब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज़ या कितना धीमे चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है वो हम कैसे पता करते थे, तो वेलोसिटी से पता करते थे। याद करो हम लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में स्पीड पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला था।
तो वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर कैसे निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। बस यहाँ एक ही चीज़ चेंज हुई है कि वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट वहाँ पर करते थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में तो एक ही डायरेक्शन होती थी, यहाँ दो डायरेक्शन है, तो दो डायरेक्शन की सारी कैलकुलेशन हम जानते हैं कैसे करी है, बस अब हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती थी बच्चों, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। तो पहले तो बच्चों हम एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। याद करो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते थे। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर हम पूरे टाइम इंटरवल को कंसीडर करते हैं। मान लो किसी टाइम t1 पर मैं यहाँ हूँ और टाइम t2 पर मैं कहीं इस जगह पर हूँ, तो इस टाइम इंटरवल में t2 माइनस t1 जो कि डेल्टा t, उसमें मैं कितनी तेजी से गया हूँ आगे, ये कैसे हम पता करेंगे, एवरेज वेलोसिटी से। तो क्या है इसकी डिफिनीशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। ये बच्चों हम सब पढ़ चुके हैं मोशन इन अ स्टेट। अब ऐसा तो है नहीं कि वेलोसिटी की डिफिनीशन चेंज हो जाएगी, बस यहाँ पर कितनी दो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है इसलिए हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। इसके बारे में मैं सब बता भी चुका हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, आप जाके देख लेना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको शुरुआत से बता देता हूँ। अभी वाला जो वेक्टर डायग्राम था उसको याद करो कि पोजीशन चेंज हो रही है P1 से P2, ये पाथ से होके जा रही है, और टाइम इंटरवल हम मान लेते हैं कितना है, डेल्टा टी। टाइम इंटरवल कितना है बच्चों, डेल्टा टी, और टाइम स्केलर है तो इसमें वेक्टर मत लगा देना वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। P1 से P2 गया है भैया, जो भी ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो P1 से P2 गया है, और P1 पे पोजीशन वेक्टर था R1 ओरिजिन से, P2 पे पोजीशन वेक्टर था R2, और ये जो डेल्टा R है डिस्प्लेसमेंट वो है लाइन ज्वाइनिंग P1 P2, ये वाला वेक्टर जो है ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो एवरेज वेलोसिटी है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं V एवरेज, और इसके ऊपर वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिफिनीशन ही है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, कि जितने टाइम में वो पोजीशन चेंज कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है बच्चों बात, कि ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डेल्टा आर ये जो वेक्टर है, ये डेल्टा आर वेक्टर अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन में डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा आर को ये लिख दूं, ओपन कर दूं, क्योंकि यहाँ पर भी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई तो होगा ही ना, P1 से P2 चेंज जो हुआ। अब डेल्टा टी को इधर उधर कर दो दोनों साइड में। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो देखो, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, इतनी गणित इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि समझें कि एक्सप्रेशन दिखा क्या रहा है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ये है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। कहोगे सर इससे हमें क्या पता चला, बच्चों बहुत चीज़ें पता चली। हमें पता था कि मोशन इन वन डायमेंशन जब होता था स्ट्रेट लाइन तो हम क्या निकालते थे, डेल्टा एक्स अपॉन टी, लेकिन यहाँ तो दोनों डायमेंशन दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि P1 से वो P2 तक जा रही है। तो देखो बच्चों यही तो वहाँ पर करा, जैसे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर में करा था, एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे थे। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, यह है एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी क्या है, यह है एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। लेकिन हम दोनों को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। इसको जोड़ने के लिए हमको आई और जे को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन भी लानी पड़ेगी ना। मैग्नीट्यूड यहां से पता चलेगा, डायरेक्शन इससे पता चलेगी। देखो अब आप सब रिलेट करते चले जाओगे। ये है एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, है कि नहीं, और ये है एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, है कि नहीं है। और एक चीज बच्चों ध्यान देना, क्या ध्यान देना, अब ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी है तो मैं यहाँ पर बार बार आपको ये नहीं बताने वाला कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी या किलोमीटर पर आर होगी, ये सब मैं नहीं बताने वाला। इसकी डायमेंशन हम लोग पहले भी, वेलोसिटी की जो क्वांटिटी है वेलोसिटी उसकी डायमेंशन क्या होती है, LT-1 T⁻⁻1 क्यों होती हैं, ऊपर लेंथ है, डिस्टेंस है और नीचे टाइम है, तो LT-, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला, ये कह के बता दिया हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ना आप लोग भूल बड़ी जल्दी जाते हो, दुनिया भर के बकवास याद रखोगे, ये सब भूल जाओगे, इसलिए मैं रिवाइज करा दिया आपको, इसको देख लो एक बार।
तो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को पता चल गई क्या होती है। लेकिन अब यहीं पर एक कहानी आती है कि एवरेज वेलोसिटी तो ठीक है, ये वेलोसिटी क्या होती है ये देख लो एक बार। ये देख लिया, इसमें देखना क्या यार, बहुत सिंपल है। ओके सर, ये क्या आ गया नया कुछ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों कुछ नया नहीं है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, बस अब 2 डायमेंशंस की बात हो रही है, 2 डायरेक्शन की बात हो रही है। क्या है बच्चों की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या जिसको आप लोग एक्चुअल में वेलोसिटी बोलते हो। जब भी कोई बंदा आपसे कहे कि इतनी वेलोसिटी है, तो उसका मतलब होता है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। ये सब हम लोग बातें कर चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब मैं आपसे कह दूं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे बताओ आप कितनी तेजी से जा रहे हो और किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तब क्या बोलोगे आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आपको याद आ गया होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे अब यहीं पर देख लो, पोजीशन P1 थी किसी टाइम T1 पे, फिर पोजीशन चेंज हो गई P2 पर, इस पाथ पे चल के आ रहे थे ना। ये वाला जो पाथ है ये है पाथ, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो एरो बना हुआ, इससे चल के आ रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अब पॉइंट P1 पे जो पोजीशन वेक्टर था R1 था, पॉइंट P2 पे जो पोजीशन वेक्टर R2 था, ये डेल्टा R जो एरो है, ये वाली लाइन जो है आपकी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ज्वाइनिंग P1 टू P2। अब यहाँ पर एक बात आती है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो एरो है, ये वाली जो लाइन है, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, यही इसी डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में होती है एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। याद करो, और यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो डायरेक्शन है डेल्टा आर, अब भाई हमने सिर्फ डेल्टा टी से डिवाइड ही तो करा है। डेल्टा टी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिवाइड करने पर जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो P1 P2 की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा और एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन उसी में होगी। बात समझ गए कि नहीं। डायरेक्शन ऑफ V एवरेज इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था। लेकिन यहां पर अब कहानी दूसरी है बच्चों। दूसरी क्या है कि अगर मैं आपसे कह दूं व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P1 पे वेलोसिटी बताओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि P1 से P2 जाने में कितनी तेजी से हो गया, मैं कह रहा हूं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट T1 पे बताओ, टाइम T1 पे बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो बच्चों याद होगा हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डिफिनीशन ये पढ़ी थी कि अगर हम इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी को छोटा करके 0 कर दें, 0 का मतलब ये T1 से T2 टाइम कैसे जा रहा है, T1 से T2 जा रहा है। तो अगर मैं T2 माइनस T1 को छोटा कर दूं, यानी डेल्टा टी को 0 लेके जाऊं, डेल्टा टी को 0 लेके जाने का मतलब कहेगा सर ये क्या बकवास बातें कर रहा हो। मतलब ये जो यहाँ पर पार्टिकल है वो P1 से P2 तो गया है, लेकिन अगर मैं डेल्टा टी को 0 कर दूं यानी टाइम को कम कर दूं तो वो कहीं यहाँ पर आएगा। अगर टाइम और कम कर दिया तो यहाँ पर पहुंचा है, टाइम और कम है तो यहाँ पर, और टाइम जब 0 होगा तो इसका मतलब वो यहीं पर है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है और फाइनली टाइम T2 पे P2 पे आ गया। लेकिन डेल्टा टी 0 करने का मतलब क्या है कि भैया वो अभी आगे नहीं पहुंचा है, वो कहीं पीछे है, और टाइम कम कर दिया डेल्टा टी तो वो अभी कहीं यहाँ है। जब डेल्टा टी 0 कर देंगे तो वो वहीं पर रहेगा, यानी टाइम बीता ही नहीं, वो उसी इंस्टेंट पे आके लॉक हो गया। बात समझ गए कि नहीं। यही यहाँ पर करा है कि हमने क्या, ये जो एरो दिख रहा है, ये जो 3 डायग्राम दिख रहे हैं, इनमें मैंने अलग अलग इंस्टेंस बताए। पहले डेल्टा टी पूरा डेल्टा टी है, यानी P1 से P2 वो पहुंचा हुआ है, लेकिन अब हमने टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया। कम मतलब कि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इस वाले पॉइंट पे क्या है कि वो अभी P2 नहीं पहुंच पाया, P2 कहीं यहाँ पर, वो किसी पॉइंट P1 पे है। इस वाले वेक्टर को हम यहाँ पर पॉइंट P1 पे ले आए। तो एक चीज जरा समझो, इसको मैंने R डैश नाम दे दिया है, वेक्टर R डैश, यानी अभी इसकी पोजीशन किसी पॉइंट P डैश पर है जो कि है R डैश, वेक्टर R डैश। और ये डेल्टा R डैश जो दिखा रहा है आपको बच्चों ऊपर, ये वेक्टर डेल्टा R डैश, मतलब ये वाली डिस्प्लेसमेंट है P1 टू P1 डैश। ठीक है, अब मैंने फाइनली डेल्टा टी को 0 कर दिया। तो बात समझो
ये वाली जो लाइन थी, ये जो P2 से लाइन ज्वाइन कर रहे थे हम डिस्प्लेसमेंट, वो पहले जब डेल्टा टी कम करते जाएंगे तो कहीं यहाँ पर आएगी, फिर कहीं यहाँ पर आगे, और फाइनली जब हम P1 पे पहुंच जाएंगे तो ये जो लाइन हम बहुत सारी ड्रॉ कर रहे थे अलग अलग टाइम इंटरवल पे, ये देखो ऐसे जो पॉइंट को ज्वाइन कर रही हैं, वो धीरे धीरे कम होकर पॉइंट P1 पर क्या हो जाएगी, वो एक टेंजेंट बन जाएगी। टेंजेंट कहोगे सर टेंजेंट कैसे बन जाएगी, ये लाइन तो पॉइंट P1 पर आके रुक गई, अब क्या होगा, इसका मतलब बच्चों इस पॉइंट P1 पे ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। देखो इस पाथ पे जाने के लिए आप थोड़ा आंखें बंद करो और सोचो कि इस पाथ पे चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप पहले यहां से चलोगे, यानी चलोगे किस डायरेक्शन में, देखो इसी डायरेक्शन में तो जा रहे हो, फिर आगे चल के आप अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे। तो जब डायरेक्शन चेंज करोगे तो यानी वेलोसिटी भी चेंज हो रही, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पर आप एक टेंजेंट डाल दोगे, उसकी डायरेक्शन डायरेक्शन बताने के लिए, मैग्नीट्यूड की बात अभी हम नहीं करें। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो वेलोसिटी होती है, या जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, वो उस पाथ के उस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। किसके पॉइंट पर, उस पाथ के उस इंस्टेंस पर उस पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन में। ओके सर ये क्या बक रहे हो, अभी सब समझ में आ जाएगी। इतना तो आप समझ गए हो कि जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल कम करते जाएंगे ये पॉइंट P2 इसके पास आता जाएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये कम होकर इस पाथ के अलाउंग, इस पाथ से होते हुए आते आते वो क्या होगा, एक टेंजेंट बन जाएगा। बात समझ गए, ये तो आप समझ गए। इस R1 को अभी मैं से R मतलब कि ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में कि पॉइंट P1 पर हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसको अभी हम R1 नहीं सिर्फ R कह दे रहे हो। कह दोगे सर वो तो ठीक है, तो आप कह रहे हो कुछ भी कह लो, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आया कि वेलोसिटी है क्या। अभी सब समझ में आ जाएगा। आ कैसे जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। अब बात आती है कि इस पॉइंट पर जब हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम इस पर टेंजेंट डाल देंगे। ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है ये हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी तो हमें पता लगाना है। टेंजेंट एट पॉइंट P हमको वेलोसिटी पता करनी थी, और ये है पाथ, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट या चीटी जो भी है आपकी वो इस पर होके जा रही है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, क्या सिंपल है कि भैया अगर हम डेल्टा टी को 0 कर दें, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, याद करो हम लोग वेक्टर में और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे। तो वेलोसिटी एट पॉइंट P कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी निकालते थे याद करो, इसमें डेल्टा टी की लिमिट ले लेंगे, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। याद आया कुछ, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। आप कहोगे सर हाँ याद आए, ये सब आपने पढ़ाया था और हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा भी था कि जब भी हम डेल्टा टी को 0 कर देंगे, डेल्टा टी को 0 करने का मतलब ही है कि आप समय में अब आगे नहीं बढ़े हो, आप वहीं पे कहीं इंस्टेंस पे आके रुक गए, उस इंस्टेंस पे हमको वेलोसिटी बतानी कितनी है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये डिफिनीशन किसकी होती थी, ये होती थी डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर। याद आया कि नहीं, देखो इसीलिए इतनी गणित 5 चैप्टरों में 6 चैप्टरों में सब में 15-15 लेक्चर 16-16 लेक्चर क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब मैं ये चीज बोल दूं आपको कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको मिर्गी ना आए, इसलिए इतना पढ़ाया हूं मैं, आपको समझ में आया कि सर ने ये बताया क्यों था। और याद करो जब हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हमने पढ़ा था तो मैंने इस एक्सप्रेशन का प्रूफ दिखाया था ग्राफिकल मेथड से कि कैसे ये एक्सप्रेशन डी आर बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाता है, या वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे बन जाती है। ये तो एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन जब डेल्टा टी हम 0 की तरफ लेकर जाएंगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कैसे हो जाती थी वो सब देख लेना जाकर अगर नहीं देखा है तो। अब मोटा मोटी बात यह है कि अगर किसी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, उसका डायरेक्शन जानना है, तो हम टेंजेंट खींच देंगे, वो उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देगा जो कि होगी डी आर बाई डी टी। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया जो r है वो वेक्टर r क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। याद आया, अगर मैं d बाई डी टी को अंदर लेकर जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस
डी वाई बाई डी टी जे कैप, यही तो हो जाएगा। अब बात यहां से समझो, फिर वही चीज कहानी आ गई। मैंने क्या बताया था, सारी वेक्टर क्वांटिटीज जितनी भी हो, चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, वो उसमें बस मोशन इन अ प्लेन में दो डायरेक्शन को कंसीडर कर लो, आंसर आ जाएगा। यहां पर देखो dx बाई डी टी क्या है, ये है vx, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एट अ पॉइंट p, और ये क्या है, ये है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एट पॉइंट p, एट पॉइंट p। ये चीज याद रखना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है ना। तो देखो जैसे वहां पर वो डेल्टा vx था, एवरेज वेलोसिटी थी, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन डायरेक्शन x, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन डायरेक्शन y। इसी को मैंने यहाँ पर भी दिखाया है कि भैया ये तो वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, याद करो। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के प्लेन में दो कंपोनेंट आप ले सकते हो, एक तो x डायरेक्शन में, यहाँ से आप इस पे शैडो गिराओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये जो वेक्टर है वो क्या है आपका vx। इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है vx, और इस डायरेक्शन में इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा vy, हम मान लिए vy। इन दोनों से मिलके बना है वेक्टर v, याद आ गया कि नहीं। यानी कि वो आगे बढ़ना चाह रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आगे बढ़ना चाह रहा है vx वेलोसिटी से, और ऊपर जाना चाह रहा है vy वेलोसिटी से। इन दोनों को कंबाइन करके वो जाना इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आगे गए ऊपर गए, इन दोनों को मिलाया तो हम रिजल्टेंट हमारा क्या है, इस डायरेक्शन। बात समझ गई कि नहीं। ये मैं आपको समझाना इसलिए चाह रहा हूँ बच्चों, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आपको इतने चैप्टर पढ़ा दिया। मान लो कोई बच्चा आज पहली बार ये चैप्टर देख रहा हो, पिछले चैप्टर नहीं देखा हो, तो उसको दिक्कत होगी, इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख लो एक बार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dx बाई डी टी की जगह vx और dy बाई डी टी की जगह vy। तो ये जो वेक्टर v है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, वो क्या आएगी, vx आई कैप प्लस vy जे कैप, ये आ जाएगी कि नहीं। ये हो गया यूनिट वेक्टर नोटेशन ऑफ वेलोसिटी। अब आपसे एक चीज और कही जा सकती है, इसको देख लो एक बार, देख लिया। आपसे कहा क्या जा सकता है कि भैया वेलोसिटी तो तुमने बता दी vx आई कैप। देखो अब इस एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हमको पॉइंट p पे वेलोसिटी पता चल गई। और अगर मैं आपसे कह दूं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इसका अंडर रूट, याद आ रहा है कि नहीं। और tan थीटा अगर मैं निकालूं कि भैया उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, तो वो हो जाएगा vy अपॉन vx, याद आया कि नहीं। जैसे वहां y अपॉन x होता था, पोजीशन का हम रेशियो लेते थे, यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी। ये वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट vx, y में vy, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy बाई vx, यही यहाँ लिख दिया। ये हो गया बच्चों आपका मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन, मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन, याद करो अभी मैंने बताया उसमें। और ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर नोटेशन, यूनिट वेक्टर नोटेशन, ठीक है। सब समझ गया आप लोग, कितना आसान था ये, ठीक है। इसको देख लो एक बार। आप बच्चों कुछ नोट मतलब कि ये बातें ध्यान में रखना। क्या, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इज इन द लाइन ऑफ मोशन। ये अभी हम लोगों ने बात कर चुके हैं हम लोग कि भैया अगर मान लो ऑब्जेक्ट इस पाथ पे जा रहा है और इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी बतानी है, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट खींच देंगे। ये इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये पता चल गया कि नहीं, यही यहाँ पर लाइन लिखी है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है ये भी। और क्या है, ये पॉइंट भी नोट में रखना। और एक ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। व्हेन अ पोजीशन वेक्टर इज ड्रॉन इट इज एन एरो दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हाउएवर a velocity vector doesn't extend from one point to another, it only shows direction and can be drawn to any scale। बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद भी रखना। क्या याद रखना कि भैया जब भी हम इस पॉइंट पे दिखा रहे थे कि हम P1 से P2 जा रहे हैं, तो ये जो पोजीशन वेक्टर सारे ड्रॉ करते थे, R1, ये R2 और ये डेल्टा R, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता था, यहाँ पर क्या करते थे बच्चों कि ये जो पोजीशन वेक्टर है
ठीक है। इसकी लेंथ बताती थी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन एरो बताती थी। यहां पर डिस्प्लेसमेंट में भी वही होता था, इसकी लेंथ बताती थी क्या, डायरेक्शन, और इसका जो एरो बताता था वो क्या बताता, इसकी लेंथ बताती थी मैग्नीट्यूड और इसका एरो क्या बताता था, डायरेक्शन। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी की बात करते हैं, कि जैसे कि इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी का ऐसे वेक्टर खींच दिया, तो ये वेक्टर कितना भी लंबा छोटा बना दो, ये सिर्फ अभी डायरेक्शन दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी लेंथ से वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है। मतलब बात समझो, ये पाथ है, मैंने कह दिया इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, डायरेक्शन बताओ, तो तुमने ऐसे खींच दिया, ठीक है। इसको ज़्यादा लंबा भी खींच सकते हो, छोटा बना दो, कम बना दो, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम उसको ऐसे कैलकुलेट करने लगो। मान लो किसी स्केल पे आपने ड्रॉ करा और आप स्केल से उसको नापने लगो तो वो वेलोसिटी दे दे, यहाँ पर वो पोजीशन वेक्टर दे देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे देगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में हमने डेल्टा टी को भी ले लिया है, ध्यान रखो, डेल्टा टी को भी ले लिया। प्लस एक चीज़ ये है, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर में हमको बस इतना ध्यान रखना, वो डायरेक्शन बताता है खाली, मैग्नीट्यूड हमको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? ये जैसे अभी इससे पहले करा हमने, dx/dt करा प्लस dy/dt, वैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या लिखा? हाउ एवर अ वेलोसिटी वेक्टर डजंट एक्सटेंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट ओनली शोज द डायरेक्शन एंड कैन बी ड्रॉन टू एनी स्केल। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक कितनी भी दूर तक लेके जा सकते हो। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, आपको बस दिखाना है कि ये देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। बात समझ गए? अब मान लो इस पॉइंट पे अगर हमको वेलोसिटी पता करनी हो, तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कर्व को टच करते हुए जाती है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं। इस पॉइंट पर टेंजेंट डालो, वेलोसिटी पता करनी है किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। यही बस बता रहे हैं पॉइंट, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बच्चों गलतियां छोटी ही छोटी बातों को ध्यान में अगर नहीं रखोगे तभी होंगी। ओह, बहुत कुछ डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। देखो हम लोगों ने बहुत डिस्कस भी कर लिया। अब ये लास्ट में आ गए हैं हम लोग, इतना सब कुछ पढ़ते पढ़ते। बच्चों बने रहो, फिजिक्स ऐसी पढ़ेंगे कि सब समझ में आएगा, और छोटी छोटी बातों को काट काट के, जैसे नहीं डाइसेक्शन होता है वैसे समझेंगे। यहाँ बहुत टाइम है अपने पास, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है। ये कि बच्चों कोट, अब मैं थोड़ा ज्ञान की बात भी कर लेता हूँ। अभी तक ज्ञान की ही बातें हो रही हैं, ये दूसरों के ज्ञान की बातें। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था। ये कौन है, इनके बारे में गूगल कर लेना, मैंने भी गूगल से ही लिखा है, कोई खुद नहीं बनाया, ठीक है। ये बहुत बड़े ऑथर थे, राइटर थे, साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में यूएस के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने पॉलिटिशियन भी थे, बहुत कुछ करा है इन्होंने, इनके बारे में पढ़ लें। इन्होंने क्या बोला कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बहुत सही बात कही है। आप एफडी कराते हो पैसों की, पैसा शेयर मार्केट में लगाते हो, उन सब से पैसा ही आएगा। एक बार नॉलेज अगर आपने बढ़ा ली अपनी, इन्वेस्ट करके अपना टाइम, तो वो आपको बहुत पैसा देगा, वो सबसे ज़्यादा पैसा दे सकता है। अब सोचो इलॉन मस्क और आप में डिफरेंस क्या है। आप अगर सोचो कि नहीं वो अमीर बहुत है, अरे वो सब तो बाद में बनाना, वो बना कैसे, अगर इसमें दिमाग लगाओ तो क्या पता चलेगा। उसने अपने दिमाग को बढ़ाया, वो चीज़ें सोच पा रहा था जो आप अभी नहीं सोच सकते हो। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे आईआईटी निकल जाए, नीट निकल जाए, ये निकल जाए, वो निकल जाए। दिमाग बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज, ठीक है। पैसा ऐसा सब कमा लोगे, आईआईटी वाईआईटी से भी ऊपर पहुंच जाओगे, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत करते रहो। बहुत ज्ञान की बातें होगी। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।